एक वस्तु का मूल्य 380 रुपये है, लाभ लागत का 20% है, जबकि व्यय बिक्री का 5% है। कुल बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अभी पहले इसे निकालते हैं। ये उसने दिया है कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस दिया है 380 रुपये जो होता है 100%। उस पे ये 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, इसको एक्स मान ले तो ये 20 जो है इसमें जुड़ जाता है 100 में, तो ये सेलिंग प्राइस हमारा परसेंट में निकल जाता है 120। यहाँ से हम इस एक्स की वैल्यू को निकालेंगे, तो ये एक्स उधर चला जाएगा, 120 की गुणा इसमें हो जाएगी 380 गुणा 120%, ये 100 बटे में आ जाएगा। 380 है, ये 100% बटे में आ गया। इसको काट लीजिए, परसेंट से परसेंट कट जाए, एक जीरो से ये जीरो कीजिए, ये जीरो से ये जीरो। 18 की इसमें गुणा 12 में करें तो ये 380 प्लस 18 दूनी 76, तो ये 6 8 7 होता है 15 का आगे 4 5 6, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आई 456 रुपये। ठीक है, अभी क्या रहा है, जबकि पैकिंग खर्च है ना, पैकिंग खर्च बिक्री का 5% है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। कुल बिक्री जो होगी वो होगी 100% है ना, 100% होगी। अब ये कह रहा है कि उसका जो है 5% उसका पैकिंग पर खर्च हो रहा है, यानी कि इसका 5% पैकिंग पर वो खर्च कर रहा है। ठीक है, तो एक 5% कितना हो जाएगा इसका, ये मतलब एक तरह का लॉस ही हो गया ना, उसके लिए लॉस हो गया ये 5% का। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आएगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस जो हम इसे इसे हम S1 मान लेते हैं, नया सेलिंग प्राइस है ना, तो ये जो है इसका हो जाएगा 95%। इस सेलिंग में पुराने सेलिंग प्राइस का माना था कि वो 120% है, वो 95% हो जाएगा। इस SP की वैल्यू हमने निकाली हुई है, कितनी निकाली हुई है, ये निकाली 456 है ना, तो 95% आया 456। इस सेलिंग प्राइस को हम निकाल लें, ये कितना आ जाएगा, ये हमने माना 100%, इसको एक्स है ना, क्योंकि उसने उसके इस सेलिंग प्राइस पे 5% का उसे खर्च आ रहा था, इसलिए हमने इसे 100% माना, तो इस पे लॉस हो गया 5% का है ना। और ये 95% हमारा इस मूल्य के बराबर हो गया 456 जो हमारा निकला था पुराना सेलिंग प्राइस। बस यहाँ से 100% की वैल्यू को निकाल ली, ये एक्स, यहाँ पे हम नया मान लेते हैं वाई टर्म्स का ना, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 456 गुणा 100% बटे में 95%। फिर से परसेंट कट जाएगा, इसे 5 से काटेंगे 19 बार में जाएगा, और ये चला जाएगा 20 बार में। इसको यहाँ लिख देते हैं, 19 से इसे काटेंगे तो 19 दूनी 38 है, 7 6 बजा तो 19 को 4 बार में चला जाएगा है ना, 19 चौके 76, तो ये 20 और गुणा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 480 रुपये, यानी कि जो सेलिंग प्राइस निकल गया उसका वो 480 रुपये है। ये ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। भारी मोटा पास और दूर ये एक दूसरे के अपोजिट है, लाभ और हानि एक दूसरे के अपोजिट है, जन्म और मृत्यु एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के समरूपी हो गया है ना, तो ये हमारा असंगत हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, जोड़ लीजिए 1 2 3 4, और ये एक बड़ा, कितने हो गए 5 त्रिभुज। ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है। देखिए विटामिन सी का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो होते हैं खट्टे फल जितने भी होते हैं है ना, उसमें हमारा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है, सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है आंवले में। इसको भी आप याद रखिए, यहाँ हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल सब्जी नहीं है। ये देखिए मूली, ये मूल सब्जी है, गाजर मूल सब्जी है, सलजम मूल सब्जी है, टमाटर मूल सब्जी नहीं है हमारी है ना, सलजम गाजर जमीन के अंदर उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः ये है। मान लीजिए दो बच्चे, एक है ए एक है बी, तो उनकी आयु का योग कितना हो गया 9, उनकी आयु का अंतर कितना हो गया a माइनस बी बराबर 1।
तो कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3 और 2 था। कितने समय पहले निकाला तो उनकी आयु कितनी आ जाएगी, ऐसे जोड़ेंगे तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a, जोड़ने को लिख दीजिए, है ना। तो ये 2a बराबर 10 आया, तो a की वैल्यू आई 5, a की आयु आ गई 5, a की आयु को इसमें रख दे 5, तो ये 5 इधर चला जाएगा, b की आ जाएगी आयु हमारी 4। तो ये 5 और 4 का रेशो आया ये। अगर इनका रेशो भी निकालेंगे तो यही आया, नया रेशो ये आया 3 और 2 का। देखिए सिंपल यहाँ पे दिख रहा है 3 और 2 कब आएगा, जब ये 2 साल कम होंगे। तो नया रेशो कितना आएगा, 3 और 2, है ना। तो ये कितने साल में आएगा, ये 2 साल पहले आएगा। कितने समय पहले, 2 साल पहले। ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x की क्यूब बराबर n और n का इकाई अंक एक अभाज्य संख्या हो तो 1 से 9 की संख्याओं के बीच x के मान के लिए संभावित विकल्प क्या होंगे। देखिए इकाई अंक अभाज्य संख्या होती क्या है, पहले तो आपको बताना चाहिए। होती है 2, 3, 5, 7, है ना। ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती है, 2, 3, 5, 7, 8 और 9 अभाज्य संख्या नहीं है। पूछा इसने 1 से 9 के बीच में, तो 1 से 9 के बीच में पहले तो ये अभाज्य संख्या हो गई। अब ये क्या है, 1 से 9 के बीच की संख्याओं के बीच x का मान है। इस x का मान 1 से लेके 9 तक वेरी कर रहा है ना, के लिए संभावित विकल्प क्या होंगे। अब हम माना कि इसे डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं ना। x का मान अगर 2 होगा, x का मान अगर 2 होगा तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। 3 का क्यूब हो जाएगा, या 4 का क्यूब, या 5 का क्यूब, है ना। सबके क्यूब निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 27, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64, इसका करेंगे 25, 125। वो कह रहे हैं इनका यूनिट डिजिट है ना, कहा इकाई, जो वैल्यू आई है ना, ये सारी वैल्यू n आ गई, है ना। अभी कह रहा है इसका इकाई अंक क्या होता है, वो होता है ये पहला पद, है ना। पहला पद जो होता है वो इकाई अंक होता है, उसका अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में आपको होता है 2, 3, 5 और 7 ही होती है ना। और देखिए अब देखिए इसमें आ रहा है 5, ये एक अभाज्य संख्या होगी, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, और ये आ रहा है 7, 7 एक अभाज्य संख्या, 8, 8 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें 2 जो है भाज्य संख्या आ गई, तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया। कह रहा ना इकाई अंक एक अभाज्य संख्या है, तो वो संभावित विकल्प क्या हो सकता है, ये एक संभावित विकल्प नहीं रह गया। इसको देखें तो इसका क्यूब कर दे, इसका क्यूब कर दे, इसका क्यूब कर दे, क्या आएगा, 3 3 9 9 3 27 आया, ये 125 आया, और 7 3 4 3। इनका इकाई पद क्या हो गया, ये देखिए 7 भी जो है एक अभाज्य संख्या हो गई, 5 भी एक अभाज्य संख्या हो, 3 भी एक अभाज्य संख्या, तो ये एक आंसर हो सकता है। अभी जल्दबाजी ना करें ना। अब इसमें निकालें 1, 5 और 3 का क्यूब करेंगे, 1 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे 125, 3 का 27। तो ये एक अभाज्य संख्या, ये एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये एक भाज्य संख्या है ना। तो ये हमारा आंसर गलत हो गया, 2 भाज्य संख्या ये नहीं हो सकता। अब इसमें देखें 3 में 3, 5, 7 में इनका क्यूब करेंगे तो 3 का करेंगे तो 27, इसका करेंगे 125, 7 का करेंगे तो 49 और 3 4 3 आएगा, 8 का करेंगे तो 8 64, 64 8 512। तो देखिए अब 7 एक भाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य, 7 एक अभाज्य संख्या हो गई, 5 एक अभाज्य संख्या, 3 एक अभाज्य संख्या हो गई, और 2 भी एक अभाज्य संख्या हो गई। देखिए इसमें भी आ रहा था, इसमें एक पद ज्यादा है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो बनी हमारी वो इस वाले के लिए बनी, है ना। इसमें सारे ही कवर हो गई वैल्यू, है ना। 9 तक उसने कहा था ना, 1 से 9 के बीच में, तो ये तो 7 तक ही लिपट गया, है ना। और 1 से 9 के बीच में ये 8 भी हमारा कवर हो गया, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है। अच्छा वो है गीले संगमरमर पर चलना। क्यों, घर्षण बल अगर नहीं होगा तो ये फिसलेगा, और जब कोई चीज फिसलेगी तो उसमें चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वो होता है ऊतक विज्ञान, जिसपे हिस्टोलॉजी बोला जाता है। साइटोलॉजी होता है सेल का अध्ययन, है ना, सेल यानी कोशिका, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? लेकिन ये 16 था, अभी ओल्ड क्वेश्चन हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्थान P और Q एक दूसरे से 400 मील की दूरी पर है। ठीक है, P ने एक कार Q की ओर 50 मील प्रति घंटे की चाल से चलाना शुरू किया। देखिए ये है P और Q के बीच की दूरी है 400 मील। P ने एक कार 50 किलोमीटर की स्पीड से चलाई। P ने चलाई 50 मील पर आवर की स्पीड से कार चलाई। अब 75 मिनट बाद एक और कार Q से P की ओर चली, Q से P की ओर चली एक और कार, लेकिन वो 75 मिनट बाद चली है 40 मील प्रति घंटे की स्पीड से चलना शुरू किया। कितने समय बाद कारें मिलेंगी? अच्छा देखिए, ये जो है 75 मिनट बाद चली है ना, तो हमें इसे 75 मिनट चलाने की, 75 मिनट कितनी दूर इसने कवर की। ये 50 की स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से डिस्टेंस निकल आएगा, स्पीड होगा टाइम, स्पीड होना टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है? 50 मील प्रति घंटा, ये घंटे में है, और ये है मिनट में, है ना। ये 75 मिनट आ रहा था, इसको हम घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग दे देंगे। अब ये कट जाएगा, 15 से 15 चौके 60, 15 बचे 75। क्या और कुछ कट रहा है? इसको काटे तो हाँ, ये हो जाएगा 250/4। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से कटेगा 125, और ये 2, इसको भी काटे तो 62.5 आएगा, है ना। तो यानी कि इसने 62.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। उसके बाद ये क्यों चला है ना। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी रह गई है? P और Q की 400 में से घटा दे, 400 में से 62.5 को घटाएंगे तो ये आएगा, आंसर है 5। 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 6 जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9 6 3, और ये हो जाएगा 1। जी हाँ, 3 ही बचा था, 337.5। ये डिस्टेंस रह गई 337.5। देखिए अब जो है ये यहाँ पे पहुंच गया है P, और ये 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, क्यों चलना शुरू किया। अब ये जब भी मिलेंगे उनके बीच ये एक ही समय लगेगा दोनों को, वो समय मान लेते हैं हम T है ना। तो T ही समय P के लगेगा, T ही समय Q के लगेगा। ठीक है, पूछा गया कितने समय बाद मिलेगा, है ना, या इसको डायरेक्ट वैसे निकाल सकते हैं, दोनों को सेम ही समय लगने वाला है। तो क्या हो गया? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम यहाँ से हम निकाल लेंगे डायरेक्टली, टाइम इधर आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 337.5। स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों ही विपरीत डायरेक्शन में आ रहे, तो इनकी स्पीड जो है जुड़ जाएंगी, है ना। ये हो जाएगा 50 और 40 90। बस यहाँ से टाइम को निकाल दीजिए, ये दशमलव हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 से करें तो ये 9 9 9 चौक 36 नहीं होगा, 9 3 27, 27 तो 6 7 9 7 63, 4 5 बचा, 9 5 45। ये आ रहा है 375/00। इसे भाग करेंगे तो आएगा 3.75 घंटा, है ना। ये घंटे में आ गया। यहाँ से यहाँ चला है तो इन्हें लगा इतना समय 3.75 आवर। ये लेकिन 75 मिनट पहले से चला हुआ है ना, तो ये टोटल टाइम यहाँ से निकलेगा, यहाँ से 75, 3.75 प्लस 75 मिनट। 75 मिनट को हम उसमें घंटे में कन्वर्ट करें, 75/60 तो कितना आएगा? 5/4। इसे करें 1.25 आवर, तो ये 1.25 आवर इसमें जुड़ जाएगा। 3 और 4 ये 5 घंटे हो जाएगा आंसर हमारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहा जाता है? वो होता है विसरण, है ना। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है वेपर का, है ना, वाष्प का स्टीम जल में बदलना, है ना। कह सकते हैं हम गैस से लिक्विड का बदलना होता है संघनन। उर्ध्वपतन क्या होता है? सॉलिड से सीधे गैस में बदलना। वाष्पीकरण क्या होता है? लिक्विड से गैस में बदलना। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ना, ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया और ये हो गया गैस। तो सॉलिड से गैस में बदलने को कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और लिक्विड से गैस में बदलने को कहते हैं, वो होता है वेपोराइजेशन। ये वेपोरेशन, वेपोरेशन, है ना। और गैस से लिक्विड में बदलने को कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और लिक्विड को सॉलिड में बदला जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। और सॉलिड को अगर लिक्विड में बदला जाए तो ये होता है मेल्टिंग, मेल्टिंग। सारे हो गए, एक और रह गया। जब गैस को डायरेक्ट सॉलिड में बदला जाता है तो उसे बोला जाता है डिसब्लिमेशन, सब्लिमेशन। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें। ये 25 जो है इसका 5 टाइम है, ये जो है इसका 0.5 टाइम है, और ये जो है वापिस से कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 4 टाइम, है ना। तो यहाँ से ये किससे वापिस ये 0.5 हो रहा है, यहाँ से ये कितना हो जा रहा है? ये 3 टाइम हो रहा है। देखिए सीरीज क्या बन रही है? 5 4 3 की, है ना। अगला क्या हो जाएगा? फिर से 0.5 हो जाएगा। 3 7 का 0.5 कितना होता है? ये 187.5। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये है। तो घनाभ का आयतन क्या आएगा? 24 गुणा 18 गुणा 16, है ना। ये आ गया घनाभ का आयतन। अब एक तो तरीका ये हो गया कि आप इन सबकी गुणा करें। दूसरा आप तरीका ले सकते हैं यूनिट डिजिट, है ना। 8 से 8 6 कितना होता है? 8 6 48, 8 आएगा इसमें, 8 की गुणा 8 चौक 32। यूनिट डिजिट आएगा इसका 2, 2 किसमें आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 2 आ रहा है या इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, तो या तो हमारा ऑप्शन बी होगा या डी होगा। अब देखिए ये इसमें, देखिए इसमें करेंगे, इसको करेंगे फैक्टर करें तो 6 का 24 हो जाएगा, और ये 9 दूनी 18, है ना। और ये 4 गुना 4 हो रहा है, यानी कि जो भी संख्या होगी वो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब देखिए 9 से डिविजिबल कौन सी हो रही है? इनमें से 9 से ये वाला पॉइंट हो जाए, इसको कैंसिल कर दिए। 6 1 7 7 2 9, यानी ये 9 से डिविजिबल हो रहा है। इसको चेक करें, 6 और 1 या 6 7 और 2 9, या ये कट जाएगा, 7 और 5 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन जो हमारा हो सकता था ये गलत हो गया। खाली ऑप्शन हमारा डी हो गया। देखिए ये हमारा एक आसान तरीका होगा, आप जो है इसको गुणा करें और गुणा करके इसका आंसर निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है? 99, लेकिन वो एक भाज्य संख्या है। उससे कम क्या होगा? 98, ये भी एक भाज्य संख्या। उससे कम होगा 97, ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों और खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग डैश बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। वो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर, इन सब में किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए नमक का जो होता है फॉर्मूला होता है NaCl होता है ना। तो हम क्या, हमें पता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। लेकिन नमक
में सोडियम है आयन और एक क्लोरीन है ना, तो ये क्लोरीन यहाँ आ गया तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो क्या होता है NaOH, इसमें सोडियम आ रहा है तो इसमें ही प्रयोग हो जाएगा है ना। और तो बेकिंग सोडा में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaSCO3, इसमें भी सोडियम आ रहा है तो यहाँ पे भी नमक का इस्तेमाल हो सकता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये तरीका हो गया इसे निकालने का ना, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है, जहां अल्फा प्लस बीटा 8 है और अल्फा माइनस बीटा 2 है, तो समीकरण क्या किए। देखिए समीकरण के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये प्लस में अल्फा और बीटा होता है ना। देखिए अब एक्स में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता है, अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू में नहीं पता, उसको हम निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का बराबर है 8 ए माइनस बी, अल्फा माइनस बीटा है 2। यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लें, ये अल्फा है, ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 2 अल्फा दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 10। इसको भाग करेंगे, अल्फा की वैल्यू आई 5, 5 की वैल्यू को हम अगर इसमें रख दें तो ये 5 इधर चले तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। तो हमें 5 अल्फा की वैल्यू, 5 बीटा के, 3 बीटा की वैल्यू, बस इसको यहाँ रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, ये हो गया 8x प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 5, बीटा की कितनी आई है 3, तो ये हो गया 5 3 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। ये किस में मिल रहा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15, ये मिल रहा है ऑप्शन ए में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति कर रहा हो तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है, वो होती है सोनिक बूम। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल करना है हमें, ये जो है एक करनी दे दी गई है। देखिए ये होता है 15 का स्क्वायर, है ना, तो ये वर्गमूल हट जाएगा तो 15 बचेगा, तो 154 प्लस हो जाएगा 15, इसको जोड़ें कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 1 6 169 होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, 13 ही रह जाएगा, तो 108 प्लस 13 जोड़िए, ये कितना हो गया, 8 3 हो गया 11 हासिल, एक ये 2 हो गया, ये 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट लगा, अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 11 हो गया, 11 इसमें जुड़ जाएगा, 11 25 और 11 कितना होता है, होता है 36, 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर, अंडर रूट लगा, अंडर रूट हट जाएगा तो 6 बचेगा, ये 6 इसमें जुड़ जाएगा, 6 इसमें जुड़ेगा तो कितना 16, 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट यहाँ लगा तो अंडर रूट हटेगा तो 4 बच जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें। जेड कितना नंबर होता है, वो होता है 26, ये होता है 23, ये होता है 20, ये होता है 17। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, -3 का, यहाँ कितना आ रहा है -3 का, यहाँ कितना आ रहा है -3 का, तो अगला भी डिफरेंस होगा -3, तो 17 में से -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, 14 किसका नंबर होता है, वो होता है एन का, तो ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी, वो थी ए विजयलक्ष्मी पंडित। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, एन बराबर दे दिया 50 हर्ट्ज, तरंग दैर्ध्य जो है 4 मीटर है, ध्वनि तरंग की चाल बताइए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू एन लैम्डा, एन दिया है 50, लैम्डा है 4, तो इतना हो जाएगा 50 के 200 मीटर पर सेकेंड ना। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। देखिए ये 61 दिया है, 37 दिया है, 19 दिया है और ये 27 दिया है। ये 27 जो है 3 का क्यूब होता है ना, 3 का क्यूब। तो ये कितना, ये क्यूब हो रहा, बाकी हमारा कोई भी क्यूब नहीं बन रहा, तो हमारा यही एक असंगत हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल माध्यम के डैश गुणों पर निर्भर करती है, वो इनमें से सभी पूरा करती है। ताप, दाब और प्रत्यास्थता है ना। तो ताप में तो ये होता है कि हर डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसकी स्पीड 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 175, 56 और 70 का में से ज्ञात कीजिए। में से यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, डायरेक्ट ऑप्शन से करें तो 35 जो है ये इससे तो कट जाएगा 2 बार में, ये इसको नहीं काट पाएगा तो ये गलत हो गया ना। 5 से करें तो 5 जो है इसको नहीं काट सकता 56 को, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 7 से काटे तो 7 जो है इसको, 7 8 56, इसे 10 बार में, इसे काटे तो 7 दूनी 14, 3 बजे 7 में से 35, ये एक हो सकता है ना। तो इसको भी चेक करेंगे, डी को भी, डी 70, 70 से केवल ये कटेगा, 56 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो केवल हमारा ऑप्शन हो सकता है सी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी। प्रिया के जन्म के समय प्रिया होगी 0 साल की, उसके फादर है उस समय 38 साल के। कह रहा उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ जो 38 वर्ष की थी। अब ये जो है उसका प्रिया का छोटा भाई है जो उस जन्म लिया है 4 वर्ष छोटा है ना। तो प्रिया अगर 4 वर्ष की हो जाएगी तो उसका भाई 0 वर्ष का होगा ना, तभी तो ये 4 वर्ष छोटा है वो उसका भाई। तो ये 4 वर्ष अगर ज्यादा हो गया तो उसके पापा भी 4 वर्ष बड़े हो जाएंगे। कितने हो गए, ये 42 के हो गए, प्रिया हो गई 4 साल की। और उसका भाई भी जब जन्म लिया तो उसकी मम्मी थी उस समय 36 साल, तो वो भी 4 साल 36 साल थी है ना। ये हमने बेबी के इस भाई के टर्म में सारी उम्र को निकाल लिया। अब वो पूछ रहा है कि उसकी माता और उसके पिता से कितने वर्ष छोटे हैं। तो उसकी मम्मी जो है 36 साल की, उसके पापा जो है इस समय जो है 42 साल के, तो अंतर कितना है 6 वर्ष का। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत नहीं है। वो है गाय का गोबर। जीवाश्म होते क्या है भाई, जब कोई जैसे कि हमारे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, जमीन के अंदर दब जाते हैं और लंबे समय अंतराल के बाद इनका निर्माण होता है। जैसे कोयला मान निकलता है, मिट्टी का तेल, सीएनजी, ये लंबे समय अंतराल के बाद बनते हैं, इसलिए जीवाश्म स्रोत होते हैं। गाय का गोबर ये तो नवीनतम में होता है, तो ये जीवाश्म स्रोत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। वो है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है पी को 500 में से अधिकतम में से 500 के अधिकतम में से 360 अंक मिले, तो पी को कितने परसेंट अंक मिले हैं 360/500। इसका परसेंट में निकालेंगे तो 100%। ये जो है 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएगी, 5 से इसे भाग करें तो कितना आएगा, फिर 5 के ऊपर नीचे गुणा करें 10 आ जाएगा है ना। और 36 गुना होता है 72, 10 से 0 एक कष्ट कट जाएगी, तो यह 72%। पी को मिले थे 72%। आगे देखते हैं, पी के अंक क्यू के अंकों से 10% कम है। पी के अंक क्यू के अंक को 10% जब कम बोलेगा तो उसे 100 में से घटा देंगे है ना। 100 में से 10% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90%। तो पी को क्यू के अंकों से 90% मिले है ना। तो पी और क्यू का रेशो निकालने से पी अपन क्यू 90/100%, को हटाएंगे तो 100, तो कितना हो गया 9/10। अब हम आगे देखते हैं, क्यू को
आर से 25% अधिक अंक मिले। देखिए जब अधिक बोले तो उसे 100 में से जोड़ दीजिए, है ना, 100% में से, तो ये कितना हो गया 125%। क्यू को आर से, तो क्यू को जो है आर से 125% अधिक अंक मिले, परसेंट को हटाएंगे तो बीटे में 100 आ जाएगा। तो क्यू रेशो आर क्या आया हमारा 125/100। इसको भाग करें, ये 25 से 5 बार हो जाएगा, 4 बार में है। अब क्या कह रहा है, आर को एस से 20% कम मिलेगा। ये फिर से घटाएंगे, कम का मतलब हो जाएगी 80%, है ना, 100 में से 20 को घटाएंगे तो आर को एस से 20% कम यानी 80%, अगर वाले परसेंट को टाइम बटेंगे से, तो आर अपॉन एस का रेशो कितना हो जाएगा, ये 20,000 4 और 5, तो रेशो 4 और 5 का। ठीक है, अब बस इन रेशो को सबको एक साथ लिख लीजिए, पी रेशो क्यू रेशो आर रेशो एस, है ना। पी और क्यू हो गया, क्यू आर और क्यू और आर हो गया, आर और एस हो गया। ठीक है, पी को कितने मिले हैं, पी और क्यू को 9 और 10 का रेशो है, और क्यू और आर को कितने मिले 5 और 4 का रेशो हो गया, और आर और एस को मिले 4 और 5, 4 रेशो 5। बस इनके रेशो को बराबर करना। देखिए क्यू इनमें डिफरेंट है, तो क्यू को हम एक करेंगे, एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 की गुणा हो जाएगी ना, क्यों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 की गुणा हो जाएगी, ये 8 हो गया। अब यहाँ आर और 8 दोनों अलग अलग हो गया, तो यहाँ पे भी 8 कॉमन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 8, तो यहाँ पे भी 2 की गुणा हो जाएगी, 2 की गुणा इसमें भी हो जाएगी। तो हमारा जो नया रेशो निकल के आया, ये इसके ऊपर लिखता हूँ मैं, या इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इधर। अब पी का रेशो आया 9, क्यू का आ गया 10, आर का आया 8, 4 की गुणा 2 से हो गई 8 हो गया, है ना, 5 का आया 10, तो 9 10 8 10 का रेशो आया। 9 को मिले थे, हाँ 9 को कितने परसेंट मिले थे, और पी को कितने मिले थे, वो थे 72%, है ना। पी को मिले थे 72%, ये 72 जो है 72% है ना, 72%। इसका रेशो है 9 का, 9 को 72 बनाते कितना हो गया, 8% से गुना करते तो ये 72 आ जाएगा। हमें निकालना था एस का, है ना, परसेंटेज ऑफ एस का निकालना है, तो इसका कैसे करेंगे, इसमें भी जो है 8% की गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80%। तो यानी कि जो है एस को मिले थे वो 80% अंक मिले थे, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विटामिन बी का सबसे अच्छा समृद्ध सोर्स होता है, वो होते हैं अनाज, मोटे अनाज, जैसे कि मक्का, बाजरा, ज्वार, है ना, ये सब जो है सोर्स होते हैं विटामिन बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या देखिए 2 का गुणा है, ये इसका 2 गुना हो गया, ये इसका, ये 4 का गुणा हो रहा है, 16 छक्के 64, ये 6 का गुणा हो रहा है, तो अगला क्या है 8 का गुणा हो जाएगा। इसको गुणा कर दें 8 से, 96 गुणा 8, 8 छिंग 48 का 8, 4 9 8 72 और 4 76, 768, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है, वो है साइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, वो है पनडुब्बी, है ना, पनडुब्बी पानी के अंदर रहती है, वह आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, ये आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं है तो आप एक बार उसे पढ़िए आर्किमिडीज के सिद्धांत को, ठीक है। दिए गए विकल्प में से वह आकृति चुनें जो दिए गए पैटर्न को पूरा करे। पैटर्न क्या हो रहा है, ये ऐसे मिल रहा है, ये ऐसे मिल रहा है, अगला जो है ऐसे मिलेगा, है ना। तो देखिए ये जो है, ये दोनों लाइनें एक ही सेंटर से निकल रही है ना, तो किसमें निकल रहा है, एक ही सेंटर से, वो निकल रहा है केवल और केवल डी में, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पार्ट 2 के 70 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। ये वीडियो आप उन सभी लोगों को भेजें जो रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।